नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्पेशल क्लास को लेकर आए हुए हैं, जो कि आज हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड के कह सकते हैं कि जेपीएससी के नए नियमावली को लेकर। कह सकते हैं कि ये नियमावली 2021 जो जारी किया गया है, वो नए नियमावली को हम थोड़ा सा देखेंगे, जो कि आपका जारी कब किया गया था, 2021 का ये नियमावली है, जो कि कई सारे परिवर्तन इसमें से देखने को मिला है। तो उन सभी परिवर्तन के बारे में हम एक एक करके सभी चीजों को समझेंगे और बता दें कि जो भी विद्यार्थी खास करके जेपीएससी की पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, वो अपनी रफ्तार क्या है कि वो थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ही समय में, आने वाले कुछ समय में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते कि नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, या तो फिर थोड़ा बहुत पढ़ लिए, चलो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम ज्यादा पढ़ लेंगे। तो बता दें कि नोटिफिकेशन के बाद आपको 1.5 से 2 मंथ मिलता है, तो आप उसमें कितना ज्यादा पढ़ेंगे? 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, उससे ज्यादा तो आप पढ़ नहीं सकते। तो 12 घंटे आप पढ़ेंगे भी तो कह सकते हैं कि, और जो एक रेगुलर जो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे 8 घंटे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत आगे वो निकल चुके होंगे, क्योंकि वो रेगुलर पढ़ रहे हैं। और ये उन दिन कह सकते हैं कि वो 2 महीने में जो वो छात्र हैं, वो बचे 2 महीने वो क्या करेंगे, तो वो रिवीजन करेंगे। वो क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। लेकिन आप क्या है, आपने इससे पहले तो उस चीज को छोड़ा हुआ है, तो आप क्या है कि फिर उस चीज को पढ़ने के लिए शुरुआत कर देंगे। आप क्या है, उस चीज को पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। जबकि दूसरा क्या है, जो रेगुलर पढ़ रहा है, वो सिर्फ अब ये टाइम में अब क्या करेगा, वो रिवीजन करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि इस स्टूडेंट का क्या है कि इस स्टूडेंट का जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि ये पहले से तो पढ़ा हुआ है, रेगुलर ये पढ़ के आया ही है। वो टाइम पे क्या किया, ये ज्यादा से ज्यादा टाइम ये रिवीजन कर लिया। लेकिन आपने क्या किया, ये अंतिम के समय में आपने क्या किया कि पढ़ने में कह सकते कि वो समय अपना ये गवाया। तो इस तरह से क्या होता है कि आप रेगुलर पढ़ते रहे, और जब आपका एग्जाम आता है या तो कह सकते कि कोई नोटिफिकेशन आता है, तो उस समय आप मैक्सिमम टाइम रिवीजन करें, ना कि आप उस समय पढ़ने के लिए बैठ जाए कि उसके बाद आप खोजने लगे कि कहां से हमको पूछा जाता है, कहां से क्या है, कहां से क्वेश्चन आता है। तो उन सभी चीजों को उस समय आप खोजने या तो फिर कह सकते कि खंगाल लेने लगे, कहां से क्या पढ़ना चाहिए, मोबाइल फिर यहां से वहां आप ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप कह सकते कि आपका कैसे समय निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चल पाता है। इसीलिए आप इन सभी चीजों को पहले आप सोच करके और एक कह सकते कि नियम से, एक सही ढंग से आप कह सकते उन चीज को फॉलो करें, ताकि आप आसानी से सभी चीज को समझ लें। अब बात करेंगे हम सबसे पहले, आइए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 7, 8, 9 और 10। ये देख सकते हैं कि ये 4 लिखा हुआ है। दरअसल इससे पहले कह सकते हैं कि झारखंड के इस 20 से 21 वर्ष में अभी तक जो वो 6 जेपीएससी हुआ है, और वो कह सकते हैं कि वो 6 में भी अगर बात करें, तो वो 6 में भी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सही तरीके से 4 ही क्लियर हुआ है। तो अगर देखा जाए तो ये 20 से 21 वर्षों में 4 क्लियर हुआ है आपका, लेकिन ये 6ठी अपना गिनती तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब क्या है कि ये उस चीज को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये एक साथ कंबाइंड करके एग्जाम को ले रहे हैं। और इन्होंने आगे भी इस चीज में चर्चा भी किया है कि इसी तरह से अगर कहीं किसी वर्ष अगर किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है जेपीएससी, तो वैसे में हम क्या करेंगे, उन सभी को हम एक साथ कंबाइंड करके हम ले लेंगे। यानी कह सकते हैं कि अगर ठीक है 20 या 21 में आपका 20 वाला 21 में हुआ, हो सकता है 22 में किसी कारणवश अगर आपका एग्जाम नहीं होता है, तो जब 23 में एग्जाम होगा तो 22 और 23 वो दोनों को एक साथ कंबाइंड करके वो एग्जाम दोनों वर्ष कर लेगा। तो इस तरह से ये कुछ कह सकते हैं कि नया नोटिस में ये चीज को जारी भी किया है, तो इस तरह से आगे करके इस तरह से लेगा। तो हम बात करेंगे तो 7वीं, 8वीं, 9वीं और कह सकते हैं कि 10वीं, ये 4 मुख्य रूप से है। जो भी सीट होगा वो सीट तो उतना ही होगा, लेकिन सिर्फ ये चारों कह सकते हैं एक साथ कंबाइंड करके ये लेगा। अब हम बात करते हैं इन परीक्षा के स्तरों की, कि सबसे पहले ये परीक्षा जो होता है वो कितने स्तर में होता है। तो उन सभी चीजों के बारे में आज बता दें कि नियमावली के साथ साथ हम सारे सिलेबस को भी हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें सभी चीजों को आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जेपीएससी की। तो सबसे पहले ये 3 चरणों में परीक्षा होता है। तो 3 चरणों में वो परीक्षा को आप समझिए। सबसे पहले ये 3 चरणों में अलग अलग खंडों में इन चीजों को समझे पहले आप। तो पहला जो होता है वो सबसे पहले होता है आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी पीटी।
पहले होता है पीटी यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट, और पीटी के बाद जो होता है वो आपका होता है मेंस, यानी कह सकते हैं कि मेंस एग्जाम होता है, मेन एग्जाम होता है। यानी कह सकते हैं कि पहले पीटी, उसके बाद होता है आपका मेंस, और जब मेंस आप पास कर जाते हैं उसके बाद कह सकते हैं कि आपका होता है इंटरव्यू, उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। इस तरह से क्या है कि ये 3 चरणों में मुख्य रूप से परीक्षा होता है। तो सबसे पहले पीटी, पीटी के बाद मेंस, और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू। पीटी में बता रहे कि पीटी में सबसे पहले क्या है कि ये क्वालिफाइंग कह सकते हैं कि एक नेचर का होता है, इसका कोई बहुत ज्यादा योगदान आपके मेरिट लिस्ट बनाने में नहीं है। यहाँ पे कह सकते हैं कि पीटी सिर्फ आपको क्वालिफाई करके आपको पास कर जाना है। यहाँ पे जितना एक कह सकते हैं कि निर्धारित अंक है, यहाँ पे अगर आप 90 या 95% भी अंक ले आते हैं तो उसका बहुत ज्यादा महत्व, हालांकि आपके कह सकते हैं कि जो आपका लेवल है और आपके हौसलों को ये जरूर बढ़ाएगा, लेकिन अगर बात करें, मान लेते हैं अगर कट ऑफ अगर जनरल का जाता है यहाँ पे अगर बात करें 70%, तो आप अगर 70 to 75 भी अगर ले आते हैं तो वहां पे आपका इनफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको प्रयास तो हमेशा करना है कि हमको मैक्सिमम मार्क्स लाना है। लेकिन अगर बात करें कि अगर कोई मान लेते हैं अगर 70% आपका कट ऑफ जाता है, 70% अगर कट ऑफ जाता है, हालांकि इतना जाता नहीं है, 60 से 65% तो बहुत ज्यादा हो जाता है। मान लेते हैं अगर 70% जनरल का कट ऑफ जाता है और कोई बच्चा अगर कि मान लेते हैं 92% भी ले आता है, 92% भी ले आता है, तो ये कहीं ना कहीं 70 हो या तो फिर 75 हो या 92% हो, ये तीनों जो है वो इस लेवल पे कहीं ना कहीं ये तीनों समान है। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ क्या है कि क्वालिफाई करना है, आपको जो भी प्रतिशत हो वो बहुत ज्यादा यहाँ पे मायने नहीं रखता है। लेकिन इन सभी चीजों का जो वैल्यू है वो मेंस और इंटरव्यू में कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका बढ़ता है। तो पीटी में आप सिंपल याद रखिएगा, पीटी में आपको सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का ये होता है, यानी आपको 2 पेपर में ये फिर एग्जाम होता है। चलिए हम उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो पीटी फिर आपका 2 पेपर होता है, ये फिर कह सकते हैं कि दो पेपर में बटा हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2। पहला है आपका पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे क्या है कि पेपर 1 में जो है वो कुल क्वेश्चन जो रहता है वो कितना है, तो 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न है, और वो भी क्या है, वो आपका ऑब्जेक्टिव है। याद रखिएगा पीटी जो है वो दोनों पेपर जो है वो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से 4 ऑप्शन में किसी का एक आंसर आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन मेंस में वैसा नहीं, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें आपको लिखना पड़ता है। लेकिन खैर अभी हम पीटी की बात करते हैं, उसके बाद हम मेंस में जाएंगे, उसके बाद हम फिर आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पीटी में याद रखिएगा पेपर 1 में जो 100 प्रश्न होता है वो कह सकते हैं कि जनरल पेपर होता है। अब जनरल पेपर कहने का अर्थ है इसमें हिस्ट्री भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, पॉलिटी भी होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, साथ ही साथ करेंट अफेयर के साथ साथ आपको झारखंड के 10 प्रश्न भी होते हैं इसमें। तो इस तरह से क्या है कि सभी के अलग अलग इसमें कह सकते हैं कि खंडवार बटा हुआ है। और इस सिलेबस के बारे में हम पूरे डिटेल से एक कह सकते हैं कि वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो वीडियो को आप दोनों को कह सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं, तो वो आप देख लेंगे तो ये दोनों पेपर के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, वो टॉपिक तक हम क्लियर किए हुए हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सिंपल पेपर 1 में आपके 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो आपका 2 अंक का होता है, यानी प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 2 अंक का होता है। और ये कुल अगर अंक पूछा जाए यानी कुल मार्क्स जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का कुल आपका होगा। यानी कह सकते हैं कि 200 नंबर का एग्जाम होगा, 100 प्रश्न होगा, तो प्रश्नों की संख्या 100 होगा लेकिन अंक जो होगा वो 200 अंक होगा। फिर उसी तरह से पेपर 2 जो होगा इसमें भी आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको 100 प्रश्न ही मिलेंगे, और यहाँ पे भी हर प्रश्न जो है प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंकों का होता है, और यहाँ से आपका फिर 200 मार्क्स हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि यहाँ से भी आपका 200 अंक होगा। तो इस तरह से अगर पीटी देखा जाए तो कुल जो है वो 400 अंकों का हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 2 अंकों का होता है, और 2 अंक 200 और 200 प्लस 400। अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि पहले इसमें क्या होता था कि
प्रत्येक पेपर में आपको क्या है कि 40% आपको लाना अनिवार्य था। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको 40 नंबर कम से कम लाना है, यहाँ पे भी 40% और यहाँ पे भी आपको 40% लाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे 40% और 40% अगर निकाला जाए तो कह सकते हैं कि ये 200 में 40% निकालेंगे तो 80 अंक यानी 80 नंबर, और यहां से भी 40% जब आप निकालेंगे, जैसे अगर प्रतिशत से आप निकालना चाहें तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे 200 है, 200 का 40%, आप 40% निकालने के लिए आता होगा, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो तो 40 दूना 80, यानी 80 अंक जो है वो टोटल लाना पड़ता है, पहले लाना पड़ता था। तो यहां से 80 और प्लस यहां से 80, यानी टोटल जो मार्क्स हो जाता था वो जोड़ करके कितना होता है, तो वो होता है 160। तो 160 कह सकते हैं कि ये 400 अंकों में 160 नंबर जो था वो आपको मिनिमम लाना था, कह सकते हैं कि, और दोनों में 160 लाना था, लेकिन 80 इसमें भी कम से कम और इसमें 80 इसमें भी लाना था आपको। लेकिन अब क्या किया कि लाना आपको 40% ही है, लेकिन दोनों में एग्रीगेट करके, यानी कहने का अर्थ है कि अगर पेपर 1 में अगर आप 140 अंक ले आते हैं, पेपर 1 में मान लेते हैं कि आप 140 इसमें ले आते हैं और अगर इसमें 20 अंक भी लाते हैं तो आप पास कर जाएंगे। तो कह सकते हैं कि जो क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया है उस चीज को आप पार कर जाएंगे। कह सकते हैं कि जो क्वालिफाइंग है कि कम से कम इतना आपका होना चाहिए, तो वो चीज को आप कह सकते हैं कि पार कर जाएंगे। लेकिन पहले ये रिस्ट्रिक्शन था कि आपको इसमें भी 40% लाना और इसमें भी लाना, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर में 40-40% आपको लाना अनिवार्य है। लेकिन अब क्या है कि अगर पेपर 2 झारखंड से समझते कि जानते हैं कि पेपर 2 जो होता है वो झारखंड जीके से संबंधित 100 के 100 प्रश्न होते हैं। तो यहां से झारखंड जीके जो होता है वो बहुत स्टूडेंट का अच्छा होता है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो ये आपके लिए एक बेनिफिट भी हो चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड जीके आपका बहुत अच्छा अगर होता है और यहां से अगर आपका बहुत अच्छा तैयारी है तो यहाँ पे आप चाहे तो 100 में से 80 से 90 अंक आप उठा सकते हैं, 80 से 90 अंक तक आप उठा सकते हैं। यहां से अगर 90 अंक आप ले आते हैं तो आपके पास बहुत कम कह सकते हैं 90 प्रश्न अगर बना ले, या तो 80 प्रश्न बना लेते हैं, या तो 70 प्रश्न तक सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका क्या है कि बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि जब आप 100 प्रश्नों में से अगर कहीं 70 प्रश्न अगर कहीं पेपर 2 से आप सॉल्व कर लेते हैं तो 140 तो यहीं से हो गया। अब आपको क्या है कि 20 यहाँ लाना पड़ता है, या तो फिर मान लेते हैं ये 100 प्रश्न में से अगर आप 60 क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं या 50 भी सही कर लेते हैं, तो 50 यहां से कर लिए, बचा आपका कितना, तो 50 दूना 100 हो गया, आपको 60 अंक, यानी आपको यहाँ से 30 प्रश्न सही करना है। तो अगर आप यहां से 7 कर लेते हैं तो आपका यहां से बहुत कम बच जाता है। तो इस तरह से क्या है कि आपको बहुत आसान हो जाता है। तो इसका आप फायदा भी उठा सकते हैं। ये एक कह सकते हैं कि एक तरह से स्टूडेंट के लिए काफी बेनिफिट भी है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पेपर है, कह सकते हैं कि जो भी पेपर है, चाहे वो जनरल पेपर है या तो फिर पेपर 2 यानी झारखंड स्पेशल, यहां से आपको जो, लेकिन हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि पेपर 2 या झारखंड का पेपर जो है, हम जानते हैं कि पेपर 2 में 100 अंक का झारखंड है और पेपर 1 में फिर कितना है, तो पेपर 1 में भी फिर 10 अंक है। कह सकते हैं कि यहाँ पे भी 10 प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पे भी 100 प्रश्न पूछा जाता है। कुल अगर देखा जाए तो ये 110 प्रश्न हो गया। तो झारखंड से सिर्फ 110 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं 200 प्रश्नों में से, और आपको लाना जो क्वालिफाइंग का है वो 160 है, यानी कह सकते हैं कि 40% है। तो वो खैर एक बात की चीज है, 40% ये तो नॉर्मल चीज है। अगर जब आप परीक्षा में बैठे हैं तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा नहीं, ये तो आसानी से पार होना चाहिए, क्योंकि ये चीज जब आप नहीं करते हैं तो समझ लीजिए उसके लिए आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, क्योंकि जब आप 40% नहीं ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस परीक्षा की अच्छे से ना ही तैयारी की है और ना ही उसके बैठने के लिए कह सकते हैं कि आप सक्षम थे, जब आप इतना ही प्रतिशत नहीं ला पा रहे। तो यहाँ पे क्या है कि 100 यहां से हो गया पेपर 2 और 10 प्रश्न है, यहां से कुल 110 प्रश्न है। तो अगर आप झारखंड जीके को अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं और यहां से आप एक अपना कह सकते हैं कि मजबूत पक्ष अगर बना लेते हैं, तो बाकी का पेपर 1 में अगर कहीं कह सकते हैं कि आपका कम अंक भी आता है तो आप यहाँ पे क्या होता है कि आपका पीटी हो जाता है। लेकिन जब आप पेपर 1 को थोड़ा सा यहाँ पे जब आप लो करते हैं तो आपका वो मार्क कहाँ करता है, तो वो आपका मेंस में मार्क करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेंस में आपको झारखंड जीके बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर पेपर वाइज आपका पेपर होता है। तो वहां पे सारे पेपर आपके स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी के, वो सारे पेपर वाइज बटा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे आप इन सभी चीजों को समझ चुके होंगे कि अब आपको क्या है कि 200 क्वेश्चन में से कह सकते हैं कि ये टोटल जो है वो टोटल एग्रीगेट जोड़ करके आपको 40% आपको लाना है। यानी कह सकते हैं वो मिनिमम है, वो उतना आपको क्वालिफाई, तो उसके बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम बात करेंगे पीटी। जब आप कह सकते हैं कि जब आप एग्जाम देते हैं और आप जब कह सकते हैं कि पास कर जाते हैं, तो पीटी के कुल 15 गुना, यानी कह सकते हैं कि मान लेते हैं सीट अगर आपका 1000 है, अगर 1000 सीट है तो उसके 15 गुना जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा। और 15 गुना यानी कह सकते हैं कि 15,000। तो इस तरह से आपके रिजल्ट जो बनेंगे वो कुल पीटी में कितना बनेगा, तो 15,000 बनेगा। अब 15,000 ये परीक्षा क्या है कि ये फिर जाके आगे आपको मेंस में बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त और लगाया गया है कि अगर मान लेते हैं कि 15 गुना अगर स्टूडेंट इसमें नहीं आता है, या तो कह सकते हैं कि और भी सारे स्टूडेंट इसमें से 15 गुना नहीं हो पाते हैं, तो वैसे में क्या है कि इसमें एक प्रावधान किया गया कि जनरल से जो भी कट ऑफ जाता है जनरल का, उसके कट ऑफ से 8% कह सकते हैं कि 8% जो है वो कम किया जा सकता है अंक को। तो ये याद रखिएगा कि अगर कहीं 15 गुना जब नहीं होता है तो फिर जनरल का जो कट ऑफ जाएगा उससे 8 गुना कम किया जाएगा, कह सकते कि उसके कट ऑफ से जो भी मार्क्स होगा। यानी मान लेते अगर किसी का 100 अंक अगर मान लेते कट ऑफ जाता है जनरल का, 100 अंक मान लेते अगर जनरल का कट ऑफ जाता है, तो यहां से आपको 8 अंक तक कह सकते हैं 8% तक कम किया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि 92 तक कम किया जा सकता है, 92 अंक तक कम किया जा सकता है। लेकिन उससे कम ये नहीं होगा, चाहे वो आप 15 गुना में आए या तो फिर नहीं आए। तो कह सकते हैं कि 15 गुना कम अगर कहीं आपका हो गया तब तो फिर बहुत बढ़िया, तब तो फिर कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर 15 गुना में नहीं आते हैं तो यहां से क्या कि जो भी कट ऑफ जाता है, ये 100 हम एक एक्सपेक्टेड मान लिए हैं, तो अगर आप जो भी कट ऑफ जाता है तो वहां पे क्या है कि आपका 8% तक ये कम किया जाएगा। उसके बाद यहां से कह सकते हैं कि सिलेक्शन होगा और उसको फाइनल फिर कह सकते हैं कि ये पीटी से जाके आपको कह सकते हैं कि ये मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी वो फिर कह सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए वो कह सकते हैं कि इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और मेंस में फिर बैठेंगे। अब मेंस में यहाँ क्या है कि फिर आपको मेंस में, अब यहाँ पे याद रखिएगा जो अंकों का प्रावधान है वो कह सकते हैं कि जनरल का 40% रखा गया है। यहाँ पे याद रखिएगा अलग अलग रखा गया है, जैसे जनरल का, फिर आपका BC1 BC2, तो पहले आप BC2 रखे, BC2, फिर है BC1, फिर उसके बाद है SC ST, और उसके बाद कह सकते हैं कि जो भी अनुसूचित जनजाति है तो कह सकते हैं कि आदिम जनजातियों के अंतर्गत आता है तो उसके लिए अलग रखा गया। परमिटिव ट्राइब्स जो होते हैं उनके लिए अलग रखा गया है। तो जनरल के लिए 40% रखा गया है। न्यूनतम ये कह सकते हैं कि न्यूनतम अंक रखा गया है कि अगर इससे आप कम है तो कह सकते हैं कि वहीं आप फेल कर गए। तो इससे कम आपको नहीं लाना है, इससे ऊपर ही लाना है, तभी आप कह सकते हैं कि पीटी एग्जाम के लिए कह सकते हैं कि एक मुख्य रूप से एलिजिबल होंगे। अगर 40% से अगर जनरल का कम होता है तो वो तो वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद BC2 के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो रखा गया है वो 36.5 रखा गया है, इसका 36.5 रखा गया है, 36.5 रखा गया है। फिर BC1 के लिए कह सकते हैं कि BC1 के लिए 34 रखा गया है, 34, फिर SC ST के लिए 32, और परमिटिव ट्राइब्स के लिए जो रखा गया, परमिटिव ट्राइब्स के लिए रखा गया है वो 30% रखा गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इन सभी के लिए पीटी परीक्षा में पास करने के लिए न्यूनतम अंक जो निर्धारित किया गया है वो ये रखा गया है। यानी कम से कम आपको इतना तो लाना ही पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि वो आप माने जाएंगे, कह सकते हैं कि ये परीक्षा के लिए मुख्य रूप से। तो ये था पीटी परीक्षा। और जब पीटी आप पास कर जाते हैं उसके बाद क्या है कि 15 गुना उसका रिजल्ट जो होगा वो मेंस के लिए लिया जाएगा। अब उन 15 पर जो होगा 15 गुना जो स्टूडेंट होंगे उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मेंस परीक्षा जो होता है वो किस रूप से कह सकते हैं कि और किस तरह से होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये पेपर जो होता है वो कह सकते हैं कि आपका लिखित परीक्षा होता है, कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव ना होकर के ये सब्जेक्टिव होता है, इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और ये अलग अलग पेपर में बटा हुआ है और ये कुल 6 पेपर में इसका एग्जाम होता है। वो 6 पेपर हम एक एक करके समझते हैं। पहला पेपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से कुल 6 पेपर जो होता है वो मेंस में होता है। और पहला पेपर जो इसका होता है वो कह सकते हैं कि हिंदी,
हिंदी प्लस इंग्लिश। ये 50-50 अंकों का कुल 100 अंकों का कह सकते हैं कि ये 100 अंकों का ये एग्जाम होता है। तो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों मिलाकर पेपर 1 का एग्जाम होता है। पेपर 1 का एग्जाम जो होता है वो कुल 100 अंकों का होता है, कुल 100 अंकों का होता है। अब ये क्या है कि इसमें ये क्लियर कर दिया क्या है कि मुख्य परीक्षा में जो ये पहला पेपर का जो मार्क्स है वो जो है वो मुख्य परीक्षा में जोड़ा नहीं जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, यानी पेपर 1 जो आपका मेंस में होगा वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसका अंक जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपका आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा। उसके बाद पेपर 2 होता है। पेपर 2 ये कह सकते हैं कि आपका जो है वो लैंग्वेज पेपर है, और ये लैंग्वेज पेपर कितना अंक का होता है, ये आपका कह सकते हैं कि लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर। और लैंग्वेज पेपर ये कुल कह सकते हैं कि 150 अंकों का होता है, 150 अंकों का होता है। और यहाँ पे 17 भाषाओं को कह सकते हैं कि जोड़ा गया है। 17 भाषा में से आप कोई भी एक लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसके बाद आपका है संथाली, नागपुरी, खोरठा, कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट को इसमें कह सकते हैं कि कुल 17 भाषाओं को इसमें रखा गया है। इसमें से आप कोई भी एक पेपर को चूज कर सकते हैं, और आप जो पेपर रखेंगे उसी में से आपको 150 अंकों का एग्जाम देना है। याद रखिएगा ये सब बाकी का पहला पेपर के बाद जो भी पेपर है ये सभी पेपर से मेरिट बनता है। तो हम आगे चर्चा करते हैं। सब पेपर को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इन सभी के बारे में समझेंगे। उसके बाद आता है पेपर 3 जो कि आपका हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। अब यहाँ पे क्या है कि ये पेपर 3 जो है ये 200 अंकों का होता है, ये 200 अंकों का होता है, और 100 अंकों का 2 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए में हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन में अलग अलग बटा हुआ है, और इसी के आधार पर कह सकते हैं कि कुल 200 अंकों का ये एग्जाम होता है। तो इसमें से आप 100 अंकों का दो कह सकते हैं कि 2 सेक्शन में होता है, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। उसके बाद आता है पेपर 4। पेपर 4 का अगर बात करें तो पहले तो आप ये भी 2 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला तो आपका है पॉलिटिकल साइंस, यानी कह सकते हैं कि पॉलिटी प्लस ये इसमें भी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आ जाता है। साथ ही साथ ये सभी दोनों को जोड़ करके यहां से भी ये 200 अंकों का कुल एग्जाम होता है। उसके बाद फिर आता है पेपर 5। पेपर 5 याद रखिएगा ये भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण और सतत विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कह सकते हैं कि आप सीधे तौर पर अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स से यहां से कह सकते हैं कि यहां से भी आपके 200 अंकों के कुल एग्जाम होते हैं। उसके बाद आपका पेपर 6 आता है जो कि कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है। ये भी कुल आपके 200 अंकों का होता है। इस तरह से जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे तो ये कुल 950 अंकों का होता है, कुल 950 अंकों का होता है। 200, 400, 6, 800 और कह सकते कि 150, 950। क्योंकि पहला पेपर जो है ये आपको सिर्फ यहाँ पे 30% आपको अंक लाने, यहाँ पे सिर्फ आपको 30 अंक लाने हैं, यानी कह सकते कि 100 में 30 अंक यानी 30% हुआ। तो 30% यहाँ पे आपको सिर्फ लाना है, और इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके। जब आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ एक शर्त याद रखिएगा, अगर आपका इसमें 30% से अगर कम होता है तो ये सभी पेपर आपके चेक नहीं होंगे। तो कह सकते हैं कि इस दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि अगर पहले पेपर पे अगर आप पास नहीं करते हैं तो बाकी पेपर ही आपका चेक नहीं होगा। तो इसलिए आपको पेपर 1 जो है वो कम से कम क्वालिफाई तो करना ही है, यानी 30% आपको अंक लाना ही है, यानी कह सकते हैं 100 में आपको 30 अंक लाना ही है। उसके बाद पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5, 6 ये कह सकते हैं कि जो भी पेपर है वो सभी में कुल अंक जो हुआ 950 हुआ, और 950 ये मेंस का हुआ, और 950 अंक में ही कह सकते हैं कि मेंस का रिजल्ट तैयार होता है। और इसी के रिजल्ट के आधार पर आपको जो है वो इंटरव्यू में बुलाया जाता है। और जब आप मेंस आपका कुल कह सकते हैं कि हो जाएगा, उसके बाद यहां से जितना भी सीट होगा, तो पहले हम चर्चा किए थे, मान लेते हैं अगर 1000 सीट था तो 15,000 को बुलाया था, 15,000 को यहाँ पे मेंस में लाया, क्योंकि 1000 सीट था उसके 15 गुना 15,000 आया।
लेकिन अब क्या है कि जो भी मेंस में सीट है उसके 2.5 गुना जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि यहां से आपको कितना हो गया, एक हजार था, तो यानी कह सकते हैं कि 250, यानी कह सकते हैं कि 250 स्टूडेंट को कह सकते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए ये 2500 हो गया। तो यहां से क्या है कि आपको 2500 स्टूडेंट को कह सकते हैं कि 2500 स्टूडेंट को यहां से 15,000 में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि हम यहां पे जिक्र किया गया है वो है 2.5 गुना, यानी जो भी मेंस देगा उसका 2.5 गुना आपको इंटरव्यू में स्टूडेंट को बुलाएगा। तो यहां से याद रखिएगा 2.5 गुना जो है वो इंटरव्यू के लिए वो स्टूडेंट का चयन होगा। और यहां से कुल कह सकते हैं कि ये जब आप 950 अंक का ये तैयार होता है, और जब ये कह सकते हैं एग्जाम, जब कह सकते हैं कि रिजल्ट होता है यहाँ पे मेंस में, उसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू जो होता है वो कुल कितने अंकों का होता है, तो 100 अंकों का इंटरव्यू होता है। यानी कह सकते हैं कि 100 मार्क्स का जो होता है वो टोटल इंटरव्यू होता है। तो टोटल अंक अगर पूछा जाए तो पहले आपका यहाँ पे 950 हो गया, और 100 अंक हो गया आपका 950 यहाँ पे हो गया, और 100 अंक हो गया इंटरव्यू। इस तरह से कह सकते हैं कि 1050 अंक जो है वो कुल 1050 अंकों में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे बनता है। तो याद रखिएगा आपका जो फाइनल मेरिट जो बनता है वो आपका 1050 में आपका फाइनल मेरिट बनता है। तो इस तरह से जो था वो कुल इसके एग्जाम का पैटर्न था। अब क्या है कि जो नया नियमावली है, तो पहला तो हम पीटी में हम बता दी कि ये दोनों पेपर में आप कंबाइन करके आपको 40% लाना है, यानी दोनों पेपर को मिला करके एग्रीगेट आपको 40% लाना है। पहला तो वो था, क्योंकि इसके पहले क्या था कि दोनों पेपर में आपको अलग अलग 40% आपको लाना कंपलसरी था। लेकिन अब आप दोनों पेपर में से किसी में आप कह सकते हैं कि ज्यादा ले आइए और किसी पेपर में बहुत कम ले आइए, लेकिन दोनों मिलाकर अगर आपका 40% हो जा रहा है तो आपका हो गया। लेकिन पहले ये शर्त नहीं था, तो ये पहला तो यहाँ था। मेंस में हम समझ चुके, अब पीटी के 15 गुना जो है वो विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा मेंस के लिए। मेंस में जब ये कह सकते हैं कि 950 अंकों का ये लिखित परीक्षा जो होगा यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये जब पास कर जाते हैं उसके बाद उसके 2.5 गुना यानी 2.5 गुना स्टूडेंट जो है, जितना भी सीट है, चाहे वो जो भी सीट हो, 100 सीट होगा तो कह सकते हैं कि उसके 2.5 गुना जोड़ लीजिए, जो भी होगा उसका निकाला जाएगा, यानी 250 स्टूडेंट को। उसी तरह से जितना भी होगा वो कह सकते हैं कि उसके 2.5 गुना जो है वो स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू जब कह सकते हैं कि 100 अंकों का होगा, वहां से 1050 अंकों का फाइनल जो है वो मेरिट लिस्ट आपका तैयार होगा, और वहीं से कह सकते हैं कि ये फाइनल रिजल्ट तैयार होता है आपका यही 1050 अंकों में से। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे उसके बाद आता है उम्र सीमा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि उम्र सीमा कितना रखा गया है। तो उम्र सीमा जो है वो कम से कम यानी मिनिमम जो रखा गया वो 21 रखा गया है, और मैक्सिमम जो है वो जनरल के लिए हम बात कर रहे हैं। जनरल के लिए तो जनरल की जो मिनिमम उम्र सीमा रखा गया वो 21 से लेकर आपका 35 वर्ष रखा गया है। यानी 21 वर्ष से लेकर आप 35 वर्ष तक आप दे सकते हैं। तो आपका मैक्सिमम 35 होना चाहिए और मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। इसके लिए प्रावधान है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपका ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तभी आप ये परीक्षा को दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई इंटर वाले स्टूडेंट चाहेंगे तो वो आप इस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो याद रखिएगा इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन या तो फिर ग्रेजुएशन के समकक्ष जो भी डिग्रियां होती है वो आपके अगर पास है तो आप ये एग्जाम में बैठ सकते हैं। उसके बाद उम्र सीमा, इसी के आधार पर अलग अलग लोगों को क्या है कि 2-2 वर्ष का छूट दिया गया है। जैसे इसके बाद जो भी बीसी वगैरह स्टूडेंट के लिए है उनको 2 वर्षों के लिए छूट दिया गया है। फिर उसके बाद जो आते हैं SC ST उनके लिए फिर कह सकते हैं कि 3 वर्षों के लिए अलग छूट दिया गया है। जैसे 35 रखा गया है जनरल के लिए, 35 मैक्सिमम। उसके बाद फिर 37 रखा गया है, 37 रहे, फिर उसके बाद 38 है और 40 है। और 10-10 वर्ष जो वो एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है वो है फिजिकल हैंडीकेप्ट के लिए। जो भी इसमें फिजिकल हैंडीकेप्ट है उनके लिए 10-10 जो है वो अंक कह सकते हैं कि 10-10 वर्ष जो है वो बढ़ाया गया है। तो इस तरह से कुल कह सकते हैं कि इसकी उम्र सीमा या आयु सीमा जो वो निर्धारण किया गया है। तो यही कुछ नए नियमावली में है। उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिला है। ये कुछ कह सकते हैं कि उसी तरह से यहाँ पे एक और बात जो आता है वो आता है आपका कि कई बार जो पिछला जो मुख्य विवाद था छठी जेपीएससी में, कि मान लेते हैं कोई अगर ओबीसी या SC ST स्टूडेंट अगर जनरल के नंबर पे अगर क्वालिफाई कर जाता है
तो क्या उसे जनरल में माना जाएगा या तो फिर वो अपने कह सकते कि कैटेगरी में ही रहेगा। तो यहाँ पे नए प्रावधान में कहा गया है कि अगर कोई SC ST या तो फिर कह सकते कि OBC स्टूडेंट अगर जनरल के अंक से अगर क्वालिफाई करता है, यानी कह सकते हैं कि अगर जनरल का अंक अगर कहीं मान लेते हैं 200 में 150 मान लेते हैं अगर कट ऑफ गया है, 150 अगर कट ऑफ गया है, और मान लेते हैं कि OBC या SC स्टूडेंट का जो भी अंक था, लेकिन अगर कोई एक OBC स्टूडेंट का मान लेते हैं 152 अंक आ जाता है, 152 अंक आ जाता है, तो ये क्या है कि OBC से जनरल में आ जाएंगे, ये क्या है कि जनरल में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और प्रावधान किया गया है कि अगर आपको जनरल में आपके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि जो भी आप पद के लिए अपना जो भरे हैं, अगर वो आपको आपके चॉइस के अनुकूल अगर आपको यहाँ पे पद नहीं मिलता है, तो आप फिर से अपने कह सकते हैं कैटेगरी में वापस आप जो आपका रिजर्व कैटेगरी है उसमें आप पुनः लौट सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक नया नियमावली में ये कह सकते हैं कि शामिल किया गया है। तो इस तरह से कुल जो आपके जेपीसी के नए जो भी नियमावली था उन सभी के बारे में हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो भी आपको कह सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन था वो सभी आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ यहाँ से आप पूरे सिलेबस को समझ लिए होंगे कि जेपीसी का एग्जाम जो है वो आगे किस किस आधार पर आपका एग्जाम फाइनल होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।